सन 1303 ईस्वी मेवाड़ की मिट्टी पर एक ऐसा कलंक लगने वाला था जिसने इतिहास को लहू से भिगोने पे मजबूर कर दिया। एक तरफ था राजपूती आन का प्रतीक रावल रतन सिंह और दूसरी तरफ था एक असीम महत्वाकांक्षा रखने वाला सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी। ये शौर्य गाथा सिर्फ राजा और रानी की नहीं है, ये शौर्य गाथा है दो धूमकेतुओं की जिन्होंने स्वामी भक्ति का एक नया अध्याय जोड़ा मेवाड़ के पन्नों में। ये एक ऐसी शौर्य गाथा है जिसे आपने, हमने और बाकी लगभग सबने सुना होगा। तो आइए हम जानते हैं उन्हीं दो रणबांकुरों के बारे में, ऐसी जोड़ी जिसने एक नया अध्याय जोड़ा है मेवाड़ के बारे में, घोरा और बादल की जोड़ी। तो आज हम बात करेंगे इनकी शौर्य गाथा के बारे में और जानेंगे इनके स्वामी भक्ति की कहानी कि कैसे घोरा और बादल ने अपनी शहादत दी और अपनी स्वामी भक्ति को निभाया। अलाउद्दीन खिलजी, जो कि पूरे भारत को अपने पैरों के नीचे देखना चाहता था, उसकी इतनी महत्वाकांक्षा थी कि वो सारे भारत संपूर्ण भारत पर अपना आधिपत्य चाहता था। और एक हमारे महान कलाकार भी हुए उसमें, जो कि रावल रतन सिंह के राजगुरु थे, राजपुरोहित थे, राघव चेतन। तो उनके कारण अब अब अलाउद्दीन खिलजी को चित्तौड़ और चित्तौड़ की रानी रानी पद्मिनी दोनों को हासिल करना है। और उसकी सुंदरता का वर्णन सुन के अब अलाउद्दीन खिलजी बावला सा हो गया है और अब उसको हर हालत में रानी पद्मिनी और चित्तौड़ का किला चाहिए। अब उसको जीतने के लिए अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है, अपनी विशाल सेना लेके पहुंच जाता है चित्तौड़ किले के बाहर और चारों तरफ से चित्तौड़ के किले को घेर लेता है कि भाई आना जाना तो तुम्हारा यहीं से है, तुम निकलोगे, लड़ोगे तो या तो लड़ के दे दो या तो संधि करके दे दो। दोनों शर्तें रखी गई। तो उस समय के महल, उस समय का महल क्या किला कहते हैं, किला को इतना बड़ा, इतना विशाल बनाया गया था कि उसमें पूरा का पूरा कि पूरा राजपुताना उसमें बस जाए। 30-35 हजार लोग आराम से उस किले के अंदर रह सकते थे उस समय। और आज भी अगर हम जाके देखें तो आज भी वो रिहायशी किला है, कि वो जीवित किला है, उसमें लोग रहते हैं। उसमें 22 से 25 तालाब आज भी हैं। कहा जाता था कि उस समय 84 से 85 तालाब थे उस किले के भीतर। उसमें खेती करने लायक जमीनें थी, कि वहां के अंदर अंदर ही सारी व्यवस्था थी। तो रावल रतन सिंह ने भाई दरवाजा बंद करवा दिया कि गेट नहीं खुलेगा, हम अंदर ही रह लेंगे। और पूरे 8 महीने तक वो घेरा लगा रहा। तो जब अलाउद्दीन खिलजी को ये लगा कि अब इसमें मैं सफल नहीं हो पाऊंगा, कि अब ये बाहर नहीं आएंगे किले से, तो उसने एक नया षड्यंत्र रचा कि भाई ऐसे तो मैं पार पाऊंगा नहीं, तो कुछ नया खेल खेलते हैं और कुछ नए तरीके से रानी पद्मिनी और रावल रतन सिंह के इस चित्तौड़ के किले को और चित्तौड़ की महारानी रानी पद्मिनी को अपने आधिपत्य में लेते हैं या अपने हाथ में लेते हैं। तो अब अलाउद्दीन खिलजी का संदेशा भिजवाता है कि हम संधि करने के लिए तैयार हैं, हम आपसे संधि करना चाहते हैं, हम आपसे दोस्ती करना चाहते हैं और बस रानी पद्मिनी को एक बार हमको देखना है। और उनका जो वर्णन हमने सुना है उस वर्णन के अनुसार हमको एक बार रानी पद्मिनी को देखना है। ये शर्त था अलाउद्दीन खिलजी का। अब रावल रतन सिंह अतिथि देवो भव वाले प्रोटोकॉल वाले इंसान, राजपूती भाई, कि अतिथि देवो भव, आपने कुछ कहा है वो पूरा ना हो, ऐसा कुछ हो सकता है। अब ये जब वो संदेशा लेके आया तो तब एंट्री होती है गोरा की। गोरा क्या है, गोरा कौन है? गोरा है रावल रतन सिंह के सेना का प्रमुख सेनापति। और गोरा बूढ़ा हो गया है पर बुद्धि, बल और विवेक तीनों काम कर रहे हैं। गोरा ने साफ मना किया, ये चेतावनी दी रावल रतन सिंह को कि ये कुछ ठीक नहीं लग रहा है। ये कि गोरा उस समय सशंकित था कि भाई इतना महत्वाकांक्षी जो सुल्तान है वो इस हद तक तो नहीं गिरेगा कि नहीं हम संधि करना चाहते हैं और एक बार रानी पद्मिनी को देखेंगे और हम दिल्ली वापस चले जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। तो गोरा ने चेतावनी दी रावल रतन सिंह को, कहा कि महाराज ये करना उचित नहीं होगा, ये करना उसी भांति होगा कि आप सांप से हाथ मिलाने जा रहे हैं और वह सांप आपको डसने का बहाना खोज रहा है। तो इस पे क्या होता है कि रावल रतन सिंह का
गोरा से बहस हो जाता है और गोरा को कुछ ऐसे शब्द कहते हैं रावल रतन सिंह की गोरा अपमानित महसूस करता है और अपने भतीजे बादल जो कि 13 से 15 मतलब 12 से 15 साल की युवावस्था है बादल की, लेकिन फुर्ती ऊर्जा का ऐसा स्रोत है उसमें कि वह खड़े खड़े दुश्मन की छाती फाड़ दे, उसके लिए हमेशा तैयार है। उसकी तलवारबाजी उसके मतलब कि उसमें इतनी क्षमता है, इतनी ऊर्जा भरी हुई है। तो उस भतीजे को लेके गोरा क्या करते हैं कि वो किले को छोड़ के चले जाते हैं कि भाई जहाँ पे हमारा सम्मान नहीं है, जहाँ पे एक क्षत्रिय का सम्मान नहीं है, वहां पे रहना उचित नहीं। ये कहकर ये सोचकर गोरा किले से बाहर चले जाते हैं अपने भतीजे को साथ लेकर। अब होता क्या है कि भाई राजा साहब तो प्रोटोकॉल में है, राजा साहब को प्रोटोकॉल निभाना है, अतिथि देवो भव, खाने पे बुलाते हैं, दावत दी जाती है अलाउद्दीन खिलजी को। रावल रतन सिंह आमने सामने बैठ के भोजन लेते हैं और फिर उसी में वह कहा जाता है, लोक कथा है कि रानी पद्मिनी का अक्स दिखाया जाता है। किसको? अलाउद्दीन खिलजी को पानी के प्रतिबिंब में, मतलब कि पहले शीशे का प्रतिबिंब पानी में जो बनता है, पानी में जो प्रतिबिंब बनेगा उसमें रानी पद्मिनी के अक्स को अलाउद्दीन खिलजी को दिखाया गया। जब दावत खत्म हुई तो शिष्टाचार को निभाते हुए रावल रतन सिंह क्या करते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी को किले के दरवाजे तक छोड़ने जाते हैं। अब होता क्या है कि रावल रतन सिंह को पता नहीं था कि हमारे साथ विश्वासघात होगा। वहां पे उसके सैनिक तैयार थे और एक इशारे पे रावल रतन सिंह को कैदी बना लिया गया और बेड़ियों में जकड़ कर इनको दिल्ली ले जाया गया और वहां से संदेश भिजवाया गया, वहां से पैगाम भिजवाया गया। संदेश तो भाई मित्रता में भेजी जाती है। वहां से पैगाम भिजवाया गया कि अगर आप अपने राजा को जिंदा चाहते हैं, सही सलामत चाहते हैं, तो रानी पद्मिनी को 10 दिन के भीतर दिल्ली आकर समर्पण करना होगा। अब पूरे चित्तौड़ में सन्नाटा है, किसी का दिमाग नहीं काम कर रहा है कि क्या किया जाए। रानी के सामने धर्म संकट है कि वो राज धर्म चुने या पति धर्म चुने। अब उनको भी भाई ये था कि पति भी नहीं जाना चाहिए, अगर मैं समर्पण करती हूँ तो राजपूताना पे दाग लगेगा, राजपूताना कलंकित होगा। तो ये आत्मसम्मान था, ये उस समय का आत्मसम्मान था। तो वो उनको याद आता है कि हमारा एक सेनापति है जो कि रूठ कर हमसे चला गया है, अब उसको मनाने का समय आ गया है। तो रानी पद्मिनी क्या करती हैं कि अपने अंगरक्षकों के साथ स्वयं जाती हैं, खुद जाती हैं गोरा को मनाने के लिए और अपने सुहाग और अपने मतलब कि राजपूताना के संरक्षण की गुहार करती हैं गोरा से। गोरा क्या है कि गोरा को ठेस पहुंची है, गोरा अपमानित महसूस कर रहे हैं, लेकिन फिर भी गोरा कहते हैं कि राजा हमसे रुष्ट हुए हैं, हमारी जो राजभूमि है, जो मातृभूमि है, वो आज भी हमारी मातृभूमि है और हम उसके लिए कट मरेंगे, रण रण में कट जाएंगे। जिसके ऊपर बहुत सुंदर सी कविता लिखी है, बहुत ही अच्छी कविता लिखी है पंडित नरेंद्र मिश्र ने। आप पढ़िएगा, गोरा बादल की कथा मिल जाएगी, ऑनलाइन ऑफलाइन हर जगह मिल जाएगी, उसको पढ़िएगा और देखिएगा कि क्या साहस, क्या गौरव था गोरा बादल का। अब गोरा और बादल वहां से आते हैं और एक मतलब कि एक चीज जो उनको कहते हैं कि जब तक गोरा जिंदा है तब तक राणा का एक बाल बांका नहीं होने देगा। ये कह के गोरा वापस आते हैं किले में और अब बनाई जाती है योजना कि कैसे राजा को छुड़ाया जाएगा दिल्ली से और कैसे राजपूती आन को बचाया जाएगा, कैसे राजपूती इज्जत, राजपूताना की जो आभा है, मतलब रानी पद्मिनी के गौरव को कैसे सुरक्षित और संरक्षित रखा जाएगा। गोरा क्या करते हैं, गोरा संदेशा भिजवाते हैं यहाँ से दिल्ली कि रानी आ रही हैं और अपने साथ में 700 दासियों को भी ला रही हैं, अपनी जो उनकी दासियां हैं वो भी उनके साथ आ रही हैं और वहां से वो एक्सेप्टेंस मिलता है कि ठीक है आप आइए, आपका स्वागत किया जाएगा। तो इधर क्या करते हैं गोरा, 700 पालकियां तैयार करवाते हैं, हर पालकी में शस्त्रधारी और एक पालकी में लोहार, मतलब कि 4 कहार, 700 शस्त्रधारी, एक लोहार, मतलब पूरी एक छोटी सी सेना तैयार की जाती है और कूच किया जाता है अंतिम बार उस धरा को प्रणाम करके, क्योंकि सब जानते थे कि अब दिल्ली से वापसी नहीं होगी,
दिल्ली से वापस आना नहीं होगा, ये सबको पता था, क्योंकि एक भीषण युद्ध होगा वहां पे जब हम राजा को उड़ाएंगे। लेकिन उनका उद्देश्य ये था कि राजा रतन सिंह, रावल रतन सिंह को सुरक्षित चित्तौड़ के किले में पहुंचा दिया जाए। और राणा का मतलब कि नरेंद्र मिश्र की कविता में ये उदाहरण, मतलब कि ये लिखा गया है, ये लिखे हैं बहुत सुंदरता से कि गोरा कहता है कि मेरा धड़ कट जाएगा, मेरा 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 सर कट जाएगा तो मेरा धड़ युद्ध करेगा, लेकिन राणा को कुछ होने नहीं दूंगा। जब तक गोरा का धड़ जिंदा रहेगा तब तक राणा को कोई छू नहीं पाएगा। तो वो हम दूसरे भाग में देखेंगे, इस वीडियो के दूसरे भाग में देखेंगे कि क्या गोरा रावल रतन सिंह को सुरक्षित महल तक पहुंचा पाते हैं कि नहीं। और उनकी जो 25 शौर्य गाथा है, मैं वो आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। आप बताइएगा कि आपको कैसा लगा। बाकी हम मिलेंगे इसके दूसरे भाग में, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो गई। तो हम मिलते हैं दूसरे भाग में, तब तक के लिए जय श्री राम।